हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म द वाय वाला पे। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन साथियों तक पहुँचा दीजिए जो क्लास 12 में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो कहीं पर भी आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि इस वाले टॉपिक से बोर्ड परीक्षाओं में आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और 2 या 1 नंबर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आने वाले जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, आंकिक प्रश्न होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसी वाले सेल से आते हैं। ठीक है, जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल। इसको हमने पहले ही पढ़ लिया, इसका काम क्या होता है। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी तो। ठीक है, या इसका एक दूसरा और नाम होता है, या इसको और क्या कहते हैं, या इसको वोल्टेज सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज सेल, या कहीं कहीं आपको वोल्टैक सेल भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, वोल्टेज सेल या वोल्टैक सेल। तो ये कुछ इसके नाम है, नाम को याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे ये जो हमारा वैद्युत रासायनिक सेल होता है। ठीक है, यह है रासायनिक ऊर्जा को, यह रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। काम क्या होता है इसका? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही होंगी, वहां से हमें जो ऊर्जा मिलेगी उसका हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? उसका हम इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, या विद्युत में उत्पादन कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें 2 तरह की अभिक्रियाएं होती है, एक तो हमारी ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो एक सेल पर ऑक्सीकरण हो रहा होगा, दूसरे सेल पर क्या हो रहा होगा? हमारा अपचयन हो रहा होगा। ठीक है, क्या लिखते हैं इसमें? ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पर। इसमें एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर, ठीक है, कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। कैथोड पर अपचयन, अपचयन होता है। ठीक, कैथोड हमारा कैसा होता है? ये निगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि इस पे कैसा होता है? निगेटिव का साइन होता है। ये कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज। और ये कैसा होता है? हमारा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अभी हम जब सेल बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे आपका डेनियल सेल हो गया, डेनियल सेल कॉमा शुष्क सेल, शुष्क सेल कॉमा लैक्लांसे सेल, लैक्लांसे सेल आदि आदि इसके विद्युत रासायनिक, ठीक है, आदि विद्युत रासायनिक सेल के उदाहरण हैं। ये सभी उदाहरण है किसके? विद्युत रासायनिक सेल के। तो याद रखना है, विद्युत रासायनिक सेल के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे आपके? डेनियल सेल हो जाएगा, शुष्क सेल हो जाएगा और लैक्लांसे सेल हो जाएगा। तो सबसे अच्छा इसकी बात करें, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? डेनियल सेल, डेनियल सेल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, डेनियल सेल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। डेनियल सेल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किसका? हमारा विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल का। और इसी के बारे में हमें क्या करना है? अध्ययन करना है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब डालेंगे हेडिंग,
जिसका नाम है डेनियल सेल। क्या लिखेंगे? डेनियल सेल। ठीक है, तो उसको लिखने से पहले ये सब हमें मिटाना पड़ेगा, क्योंकि डेनियल सेल को हम थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे। ठीक है, तो मिटा लेते हैं इसको। ये दो चीजें याद करना। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसमें एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हफ्तेन होता है। ठीक है, डेनियल सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, और आपका लैक्लांस सेल हो गया। ये सभी उदाहरण है हमारे किसके? विद्युत रासायनिक सेल के। ठीक है, अब हम बात करेंगे, क्या लिखना है? डेनियल सेल के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? डेनियल सेल। हेडिंग डालेंगे क्या? डेनियल सेल। ठीक है, क्या लिखेंगे? डेनियल सेल। इसी के बारे में हमें अच्छे से अध्ययन करना है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है? विद्युत अपघटनीय सेल, उसको हम आगे पढ़ते हैं। तो डेनियल सेल में आखिरकार होता क्या है? इसमें हमारे पास एक बीकर लेते हैं, उसमें हम एक धातु की मेटल, एक धातु की छड़ डालते हैं। दूसरा बीकर लेते हैं, उसमें हम दूसरे धातु की छड़ डालते हैं। जिस बीकर में जिस धातु की छड़ को डालेंगे, उसमें उसी धातु के लवण का विलयन होना चाहिए। याद रहे, जिस बीकर में हम जिस धातु की छड़ को डालेंगे, उस बीकर में उसी धातु के लवण का विलयन होना चाहिए। ये कंपलसरी होता है। अगर आप क्या करेंगे, दोनों बीकरों में एक जैसा ही सोल्यूशन ले लेंगे, ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। वो कब होता है? जब दोनों में हम क्या करते हैं? एक ही जैसा ले लेते हैं। उस केस में पता है क्या होता है? उस केस में हमें जो बाहर से हम सर्किट लगाते हैं, ठीक है, आंतरिक सर्किट जिसे कहते हैं, जिसका नाम है लवण सेतु, उसकी वहां पर आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, जब दोनों हम एक ही जैसे सोल्यूशन ले लेते हैं तो याद रखना है, पहले हम क्या करेंगे? मान लो हमने एक कंटेनर ले लिया या एक बर्तन ले लिया। ठीक है, तो आप अच्छे से बनाएंगे डायग्राम। ये है हमारे पास एक पात्र, एक बर्तन ये आ गया, और दूसरा बर्तन हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, बर्तन नंबर 2, ये बन गया हमारा दूसरा पार्ट। ठीक है, तो दो बीकर हैं, एक बीकर हमारे पास ये है और एक बीकर हमारे पास ये है। एक बीकर में मान लो इस वाले बीकर में हमने क्या ले लिया? इस बीकर में हमने जो रॉड डाली है वो किसकी डाली? जिंक की। तो जिंक की रॉड को अगर हम डालेंगे तो इस बीकर में जिंक सल्फेट का विलयन होना चाहिए, यानी कि जिंक के लवण का विलयन होना चाहिए इस बीकर में। ठीक है, तो इतना हमें पता है। जिस धातु की लवण को हम लेंगे, उसमें उसी धातु के लवण का जलीय विलयन भी होना चाहिए। तो मान लो इसमें हमने जो लवण छड़ डाली है वो किसकी है? जिंक धातु की है। किसकी है? जिंक धातु की रॉड हमने इसमें ले ली। किसकी रॉड है? ये जिंक की रॉड है भाई, ये याद रखना है, जिंक की छड़। दूसरा, इधर पे हमने एक रॉड ले ली। ठीक है, तो ये वाली जो रॉड है हमारी, ये हमारी किसी अन्य धातु, जैसे मान लो कॉपर की है। किसकी है ये रॉड? ये रॉड है हमारी कॉपर की। ठीक है, कॉपर की छड़। यहां तक तो कहानी समझ में आ गई। हमने जिंक की छड़ ली है, तो इसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होना चाहिए। क्या होगा? इसमें जो सोल्यूशन होगा वो किसका होगा? सोल्यूशन इसमें होगा जिंक सल्फेट का, यानी कि ZnSO4 का। ठीक है, अब ये ZnSO4 है, तो Zn2+ और SO4 2- भी बनाएगा। क्या बनाएगा? ये बनाएगा हमारा Zn2+ और SO4 2-। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसमें जो हमारा विलयन है वो किसका है? वो है हमारा ZnSO4 का विलयन। इतनी बात समझ में आई? ऐसे ही यहाँ पर लेंगे, मान लो यहाँ पर हमारा कॉपर का है, तो इसमें क्या होगा भाई? इसमें होगा कॉपर सल्फेट का विलयन, और कॉपर सल्फेट का विलयन होगा तो इसमें क्या होगा? Cu2+ और SO4 2-, यानी कि Cu2+ और SO4 2-। इसमें ये बहुत सारे आयंस घूम रहे होंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन किसका है? ये हमारा है CuSO4 का विलयन। अच्छा, इतनी कहानी समझ में आ गई। जब तक ये एक एक है, ठीक है, जब तक ये दोनों अलग अलग हैं, तब तक ये क्या कहलाते हैं? तब तक हम इनको कहते हैं एकल इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? तब तक ये हमारा कहलाएगा एकल
इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, या इसको कह दो अर्ध सेल। क्या कहते हैं? अर्ध सेल कहते हैं। और सेम इसको भी कहेंगे, ये भी हमारा क्या है? ये भी एकल इलेक्ट्रोड है, एकल इलेक्ट्रोड। या इसको क्या कहेंगे? इसको भी हम अर्ध सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध सेल कहते हैं। समझ आई? जब तक ये अलग अलग है, मतलब इनको कनेक्ट नहीं किया गया है, उस केस में इसको हम एकल इलेक्ट्रोड कहेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारी छड़ है या जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक का इलेक्ट्रोड है और उसी के लवड़ के ब्लेड में डूबा हुआ है, तो ये बन गया हमारा एकल इलेक्ट्रोड या एक इलेक्ट्रोड। उसी तरह से ये भी हमारा एकल इलेक्ट्रोड या एक इलेक्ट्रोड बन जाता है जब तक इनको हम कनेक्ट नहीं करते तब तक। एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये किसका? हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो काय का है ये? यहाँ लिख लेंगे जिंक का इलेक्ट्रोड। ठीक है, Zn का इलेक्ट्रोड। ये किसका हो जाएगा? ये हमारा किसका है? कॉपर का इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो दो इलेक्ट्रोड हो गए, एक कॉपर का हो गया, एक हमारे पास जिंक का हो गया, उन्हीं को हम अर्ध सेल कहते हैं, एकल इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इन दोनों को, जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं? एक धातु चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? एक धातु चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं। तो किस तरह से जोड़ते हैं? ये रहे हमारे पास, और यहाँ से हमने एक तार ले लिया और इसको हमने क्या कर दिया? दोनों इलेक्ट्रोडों से इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? एक एमीटर लगा दिया जो कि करंट को मापता है। क्या करता है? करंट को मापने का काम करेगा। अब हमने ये जोड़ दिया, ये जो हमने जोड़ा है ये हमारा क्या है? बाह्य सर्किट कंप्लीट है। कौन सा है? बाह्य परिपथ है। जब हम आगे पढ़ेंगे इसकी जो विधि है उसको जब लिखेंगे तब आपको सारी कहानी पता चलेगी। ठीक है, तो ये कौन से सर्किट को कंप्लीट करता है? ये बाह्य परिपथ। ठीक है, बाह्य परिपथ ये कंप्लीट हो गया हमारा। मतलब हमने बाहरी माध्यम से, जो कि हमारा क्या है? एक धातु चालक तार है, उसके माध्यम से हमने दोनों इलेक्ट्रोडों को या दोनों छड़ों को जोड़ दिया है। ठीक है, जोड़ने के बाद कहानी क्या होगी? इसमें जो हमारा जिंक है, क्या है? इसमें जो हमारा जिंक है, इस जिंक का क्या हो रहा है? इस जिंक का हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? मतलब ये धातु है, ये क्या करेगी? Zn2+ आयन इस वाले विलेन में रिलीज करती रहेगी। Zn2+ आयन इस विलेन में यहाँ से रिलीज होते रहेंगे। और पहले हमारा क्या था? जब सॉल्यूशन था तो उसमें जितने Zn2+ थे उतने ही SO4- के थे, तो वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ऐसी कहानी इसमें होगी। इसमें क्या होगा? इसमें देखो हमारे SO4 का है और Cu2+ का। अब यहाँ पर और यहाँ पर कहानी क्या होती है? जब हमने इसको एक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो ये जिंक Zn2+ आयन इसमें देती है, लेकिन इसकी रॉड पर क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊपर धीरे धीरे इधर से इस वायर के थ्रू कहाँ चले जाते हैं? इस कॉपर की रॉड में। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ से और इस कॉपर की रॉड में आ गए। और विलेन में क्या हुआ था? इस विलेन में था हमारे पास Cu2+। क्या है? इस विलेन में जो हमारे पास Cu2+ का है, क्या है? Cu2+ का। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, ठीक है, ये इधर आएंगे विलेन में, और यहाँ पर जो हमारा Cu है, ठीक है, ऐसे ये Cu के साथ में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कम है कॉपर पे, इधर से आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर क्या करेगा? ग्रहण करेगा, और कॉपर कहाँ चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन को लेकर इस वाली रॉड पे। ठीक है, कॉपर की इस रॉड पे, और इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा? कॉपर जो होगा इस सोल्यूशन में, CuSO4 का विलेन है ना, इसमें क्या है हमारे पास? CuSO4, ये हमारा होता है Cu2+ और SO4 ये 2 आयंस होते हैं हमारे पास। तो इसमें CuSO4 के सोल्यूशन में जितना कॉपर होगा, ठीक है, जितना कॉपर होगा वो कॉपर 2+ के आयन फॉर्म में होगा। अब यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ आयन को अपने इलेक्ट्रॉन देकर या कॉपर उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cu के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस फॉर्म में? ये जो है हमारा, ये जिंक द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉनों को बेचारा ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा? Cu सॉलिड बना लेता है। क्या बना लेता है? Cu सॉलिड का बना लेता है।
तो जितना कॉपर होगा इस वाले सोल्यूशन में वो इस वाली रॉड पर डिपॉजिट होता जाएगा, मतलब इकट्ठा होता जाएगा। अब देखो इसमें से Cu तो निकलता चला गया, तो यहाँ पर बचता क्या रह जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा SO4 और 2- ये SO4 माइनस की संख्या इसमें बढ़ती जाएगी और प्लस वाला इसमें से कमता जाएगा। अर्थात हम क्या लिखेंगे, इस विलेन में कौन सा आवेश बढ़ जाएगा, एक के आवेश की अधिकता हो जाएगी, यहाँ पर ऋणावेश, ठीक है, कौन सा, क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस, ठीक है, आवेश या माइनस आयन लिख लो, ठीक है, ऋण आयन अधिकता, ठीक, यानी कि इसमें क्या होगा, जो माइनस के आयन है उनकी अधिकता हो जाएगी इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके विपरीत इधर अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा, ये जो हमारा Zn है इसमें Zn2+ की फॉर्म में जा रहा है, कहां से, जिंक से, ठीक है। तो जिंक से जिंक क्या होती जाएगी, ये पतली होती जाएगी, यानी कि यहाँ से Zn2+ बाहर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इस तार के थ्रू कहाँ जा रहे हैं, कॉपर की ओर। जब ये पतली होती चली जाएगी तो इस वाले विलेन में देखो क्या था हमारे पास, Zn और SO4 था, यानी कि ये बना रहा था Zn2+ का प्लस SO4, ये 2- का, ये इस वाले विलेन में है। अब इस वाले विलेन में देखो जिंक से क्या आ रहा है, जिंक से Zn2+ और मिल रहे हैं, भाई ये जिंक की रॉड है और ये जिंक की रॉड और क्या बना रही है, ये बना रहा है Zn2+ का, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ये जिंक 2+ ये विलेन में जब बढ़ता जा रहा है, ये पहले से है और ये एक जिंक और बढ़ेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा तो एक जिंक और बढ़ेगा इसमें, तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा, जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी, ठीक है, इसमें जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ेगी और इसमें सल्फेट आयनों की सांद्रता बढ़ेगी। तो वहां सल्फेट आयनों की सांद्रता बढ़ रही थी इस तरह से, ठीक है, तो उसमें माइनस आयन अधिक था, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा धन आयन यानी कि पॉजिटिव आयन, इसमें क्या हो जाएगा, धन आयन अधिक। जब इसमें धनायन हमारा अधिक हो जाएगा, अब यहाँ पर यानी कि बहुत सारे Zn2+ हैं, क्या है, बहुत सारे Zn2+ हो गए इस वाले विलेन में। अब ये Zn2+ है, ये क्या करते हैं, जब अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये Zn2+ यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को बाहर जाने से रोकेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को Zn+ आयन क्या करेंगे, रोकेंगे, मतलब कहेंगे अब तुम मत जाओ, अब हम दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे और इसी में रह लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, अभी जो प्लस का आयन होता है, इसका काम क्या होता है, ये क्या लिखेंगे, बाहर जाने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकता है, कौन सा, जो हमारा प्लस का चार्ज है वो क्या करता है, इस रॉड से बाहर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकेगा। और इधर क्या है, इसमें जो निगेटिव आयन है, ठीक है, यानी कि SO4- का है, इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारा SO4 2- का, क्योंकि Cu2+ तो चला गया, Cu2+ कहाँ चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो गया और ये इस वाली रॉड पे इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा Cu इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा इस रॉड पे, बचेगा क्या, SO4 बहुत सारे बचेंगे। जब इसमें पहले से ही माइनस के आयन उपस्थित हैं, ठीक है, इसमें पहले से ही माइनस के आयन उपस्थित है, तो क्या और माइनस के इलेक्ट्रॉनों को ये आने देगा, क्या ये इलेक्ट्रॉनों को इसमें आने देगा, तो नहीं आने देगा, ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज, ठीक है, क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से माइनस के आयन है, ये कहेंगे इलेक्ट्रॉनों से कि मत आओ, ठीक है, क्या करो भाई मत आओ, हम पहले से यहाँ बहुत सारे प्रेजेंट है। तो इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकता है, ये इलेक्ट्रॉनों को आने नहीं देता है, कौन सा, निगेटिव चार्ज, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देता है। जब इलेक्ट्रॉन ना आएंगे और ना जाएंगे तो बताओ क्या इसमें करंट बहेगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर ही नहीं जाएंगे तो करंट बहेगा क्या, नहीं बहेगा। इस स्थिति में क्या होती है, ये जो हमारा सेल है ये विद्युत का उत्पादन रोक देता है, क्या करता है, मतलब इसमें विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। पहले इलेक्ट्रॉन हमारे इधर से इधर गति कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, तो करंट हमारा इधर फ्लो कर रहा था, ये तो लिख रहे थे हम, इधर हमारे इलेक्ट्रॉन, तो करंट हमारा इधर, यानी कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में करंट बहता है, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर और करंट कॉपर से जिंक की ओर। इतना समझ आया। फिर यहाँ पर धनायन की वृद्धि होगी, यहाँ पर ऋणायन की वृद्धि होगी।
धनायन क्या कर रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दे रहा, ऋणायन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा। जब ये केस बन जाता है तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती, यानी कि अब अभिक्रिया रुक जाती है। अब ये सेल इस समय हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, कोई करंट का प्रवाह नहीं होगा। इससे बचने के लिए ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसको दूर करने के लिए एक युक्ति बनाई गई जिसका नाम रखा गया लवण सेतु। क्या? लवण सेतु। और वो लवण सेतु बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। उस लवण सेतु का काम क्या होता है, इस विलेन में और इस विलेन में, दोनों अर्ध सेलों में भरे विलेनों में उपस्थित आयनों की संख्या, आयनों को उदासीन रखना। क्या करना? ये दोनों विलेन जो हैं इनमें उपस्थित आयन है, इसमें प्लस के हैं, इसमें माइनस के हैं, इन दोनों आयनों की उदासीनता को बनाए रखने का काम कौन करता है? लवण सेतु करता है। और क्या करता है? इस सर्किट को कंप्लीट करता है। अभी सर्किट कैसा हो गया हमारा? इनकम्प्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक लवण सेतु डालेंगे। क्या करेंगे? इस तरह से एक लवण सेतु हम इसमें डालते हैं, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत ही काम की चीज है। इस तरह से अच्छे से बना लेना आप। ये बन गया मेरा लवण सेतु, ठीक है। आप और अच्छे से बना लेना, ड्रॉ कर लेना। ये है हमारा लवण सेतु, जिसे हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्ट ब्रिज कहते हैं। इस लवण सेतु में कुछ हमारे इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं हमने पहले वीडियो में जिक्र किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपका KCl हो गया, ठीक है, और KNO3 हो गया, और NH4 और Cl हो गया, ये, ठीक है, ये हमारे क्या, ये सभी हमारे इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अलावा जिलेटिन, ठीक है, आपका जिलेटिन हो गया, अगार अगार हो गया, अगार अगार आदि का मिश्रण भरा होता है, भरा होता है। ये जिलेटिन और ये अगार अगार होते हैं, ये किस फॉर्म में होते हैं? ये जेल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ना तो ये पूरी तरह से सॉलिड होते हैं, ना पूरी तरह से लिक्विड होते हैं। तो कैसे होते हैं? ये सेमी सॉलिड होते हैं, ठीक है, यानी कि अर्ध ठोस। अगर पूरी तरह से लिक्विड होंगे तो इधर से बेचारा इधर आ जाएगा और इधर से इधर गिर जाएगा, क्योंकि ये दोनों तरफ से क्या होता है? खुला होता है, ठीक है। एक इसका होता है कांच का बना हुआ एक यू आकार का ट्यूब होता है, तो इसमें भरा होता है हमारा इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट, और ये जेल। ये क्या करता है? इधर अगर मान लो इधर आपका क्या है, Zn+ का है, तो सपोज दैट इसमें हमने KCl ले लिया। क्या ले लिया? सपोज यहाँ पर हमारा क्या भरा हुआ है? K और Cl। जब ये KCl अपने आयनों में टूटता है तो ये बनाता है Cl- का और K+ का। क्या बनाएगा? Cl- का और K+ का। अब देखो Cl- का कहाँ जाएगा? जहां पॉजिटिव आयन होंगे। तो इस वाले लवण सेतु से इधर Cl- आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, इधर Cl- आने शुरू हो जाएंगे, और इसमें जितने भी हमारे Zn2+ होंगे वो क्या बना लेंगे? Zn और Cl2। क्या बना लेंगे? ZnCl2। और इस वाले पात्र में जो हमारा Zn+ का है उसकी संख्या घटती जाएगी। जब इसकी संख्या घटेगी तो इलेक्ट्रॉन फिर से इधर उधर फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू हो जाएंगे, अभी तो इधर से फ्लो हुए हैं पर अभी कहानी यहाँ नहीं बनी है। अब देखो इसमें क्या था हमारे पास? SO4- का था। क्या था? SO4- का था, ठीक है, 2- का। तो यहाँ से क्या आएंगे? यहाँ से K+ आयन आएंगे, इसमें K+ आयन आएंगे, और क्या करेंगे? इस वाले SO4 के साथ में क्या बना लेंगे? K2SO4। क्या बनाएंगे भाई? ये जो हमें SO4 मिल रहा था इसमें हमने क्या जोड़ दिया? K+ जोड़ दिया, ठीक है, 2 K+ मिलेंगे इसको और बना लेगा ये K2SO4। अब ये बन गया K2SO4, ठीक है। अब इसमें जैसे ही बनता जाएगा वैसे ही इसकी आयनों की संख्या कम होती जाएगी, मतलब K2SO4 बन गया। अब यहाँ पर माइनस आयनों की संख्या कम हो रही है। अब इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे और कॉपर को फिर से क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन, कॉपर उनको इलेक्ट्रॉनों को कैप्चर कर लेगा और फिर से Cu+ की फॉर्म में इस वाले इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट हो जाएगा। अब हमारा जो सेल है वो पुनः काम करने लगेगा। किसकी वजह से? लवण सेतु की वजह से, ठीक है। तो लवण सेतु का काम क्या हो गया? काम यही हो गया। क्या करता है? ये सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है, और दोनों विलेनों में आयनों की उदासीनता को बनाए रखने का काम
करता है। ये लवण सेतु हम अभी पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, ये अगर हमारा आधा सेल है और इस पर हम जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हमने पहले पढ़ रखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, क्या होगा, देखो Zn सॉलिड से क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा Zn2+, ये एक्वस मीडियम में, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना लूज करता है। मतलब ये कहानी कब की है, ये कहानी है हमारी एनोड की, इस पर एनोड पर, और इसमें हो क्या गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और इसी को हम क्या कहते हैं, अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारी कौन सी है, अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया। अच्छा, ये बात होगी हमारी किसकी, एनोड वाली, ठीक है। या ये कौन सा इलेक्ट्रोड है हमारा, जिंक का इलेक्ट्रोड, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोड, जिसे हम कैथोड कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कैथोड पर, ये कैथोड की कहानी है। कैथोड में देखो क्या था हमारे पास, इस वाले विलेन में Cu+ था, और इधर से आ रहे इलेक्ट्रॉनों को, ये Cu+ है हमारे पास एक्वस मीडियम में, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहां से आ रहे हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये जिंक त्याग रहा है, और इस तार के थ्रू कहां जा रहे हैं, इस वाले सोल्यूशन में जा रहे हैं। तो कॉपर उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बना रहा है, कॉपर ठोस बना रहा है, क्या बना रहा है, Cu सॉलिड बना रहा है। और इसमें हमें पता है इसका क्या हो गया, अपचयन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो गया रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन। और ये भी हमारी क्या है, अर्ध सेल अभिक्रिया है। एक अर्ध सेल अभिक्रिया ये है, और एक अर्ध सेल अभिक्रिया ये है। जब हम इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देते हैं तो जो रिएक्शन प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं सेल अभिक्रिया। क्या कहते हैं, सेल अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है, आपको यहाँ एक छोटी सी बात याद रखनी है, LOAN, ठीक है। LOA और N, ये आपको एक छोटा सा फंडा है, मतलब इसके सहारे आप इन दोनों सेलों को याद कर सकते हैं, ठीक है। अर्ध सेल ये है, एक अर्ध सेल ये है। L का मतलब क्या होता है, बाईं ओर, ठीक है। क्या लिख लो, लेफ्ट साइड। O का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और A का मतलब क्या होता है, एनोड, क्या होता है, एनोड। और N का मतलब क्या होता है, निगेटिव, ठीक। तो ये याद रखना है, LOAN। ये पहले से ही तय है कि जब हम इस तरह का गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, ठीक है, उसमें जो हमारा एनोड होता है वो हमारा बाईं ओर होता है। किधर होता है, बाईं ओर होता है। जो कैथोड होता है वो हमारा किधर होता है, दाईं ओर होता है, ठीक है। तो L मतलब लेफ्ट हैंड साइड, किधर, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, एनोड है, उस पर हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसकी प्रकृति कैसी, निगेटिवली चार्ज है। कैसा है, निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या, ये एनोड की तरह काम करता है। कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। ये किसकी तरह काम करता है, ये कैथोड की तरह काम करता है। और कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड, ठीक है। तो ये थी कुछ एक सेल जिसका नाम है विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है डेनियल सेल। और इसी डेनियल सेल को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सेल रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है, चलो दोनों को हम जोड़ के देखते हैं। ZnS से क्या बन गया हमारा, Zn2+, कब, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, ठीक है, वो भी एक्वस मीडियम में। क्या दिख रहा है, ऊपर, चलो यहाँ दिखता होगा इतना, चलो इनको हम आगे जोड़ देंगे, ठीक है। ये अर्ध सेल अभिक्रिया है हमारी, और ये अर्ध सेल अभिक्रिया है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है, दोनों को जोड़ने पर, ऐसे लिख दो, जोड़ने पर सेल अभिक्रिया, क्या मिलता है, सेल अभिक्रिया।
और उसी सेल अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया, या क्या कह देते हैं हम उसको, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने पर मिलेगा क्या, देखो इलेक्ट्रॉन इसमें भी दो हैं और इसमें भी दो हैं, ठीक है, तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, जोड़ने पर हमें मिलेगा Zn(s) प्लस Cu2 प्लस, ये एक्वस मीडियम में होगा, एरो लगाएंगे, इधर बनेगा हमारा Zn2 प्लस, ये एक्वस मीडियम में होगा, प्लस हमारा क्या बनेगा Cu, ये सॉलिड। तो ये अभिक्रिया मिलेगी, और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेल अभिक्रिया या नेट सेल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, या इसको कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, और यही रिडॉक्स अभिक्रिया इन दोनों में होती है। जिस समय ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसी समय ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। ठीक है, यानी कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, उसी समय दूसरे का रिडक्शन हो रहा होगा। और यही हमने जब कल पढ़ा था रिडॉक्स अभिक्रिया, उसमें लिखा था एक ही समय, ठीक है, जिस क्षण कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसी क्षण कोई दूसरा उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण उसी समय दूसरे पदार्थ का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, वो भी हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये था डायग्राम आपका, ठीक है, डेनियल सेल का, इसको अच्छे से बना लेना, कौन कौन सी अभिक्रियाएं कौन कौन से सेल में होती है ये सब नोट कर लेना। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद इसकी जो थ्योरी है, ठीक है, यानी कि ये कैसे बनता है, क्या क्रिया विधि है इसकी, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, और चाहे स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना ये बाद में। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जो हमने अभी सेल पढ़ा था। ठीक है, डेनियल सेल पढ़ा था, डायग्राम पढ़ा था, होने वाली अभिक्रियाओं को पढ़ा था। अब हम बात करेंगे उसका जो निर्माण है, किस तरह से हम एक सेल को तैयार करते हैं, वो हमने यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लिया। अगर हम नोट करते तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए केवल वही लिखा हुआ है जिस तरह से हमने जो डेनियल सेल था वो बनाया था, उसी को एक एक करके लिखना है। तो सबसे पहले आप डेनियल सेल बनाएंगे तो आपको याद रहेगा कि आपने 2 बीकर लिए थे अलग अलग, उन 2 बीकरों में अलग अलग क्या थी, आपने मेटल की रॉड डाली थी जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कह रहे थे। तो एक बीकर में एक सोल्यूशन लिया था, उसमें उसी धातु के लवट को, उसी धातु की छड़ को डाला था। ठीक है, जैसे जिंक धातु के है उसकी छड़ को डालेंगे तो उसको हम कौन सा विलेन लेंगे, उसमें आपको Zn(SO4) का विलेन चाहिए होगा। ठीक है, कॉपर धातु को हम डाल रहे थे, उसमें क्या था, हमारा कॉपर सल्फेट का विलेन था। उसी धातु को उसी के लवड़ के जलीय विलेन में हम डाल देते हैं। तो 2 बीकर यानी कि 2 सिस्टम हमारे पास तैयार हो जाते हैं। एक हमारा क्या है, एकल इलेक्ट्रोड, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा भी एकल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो दोनों एकल इलेक्ट्रोडों को हम क्या कर रहे थे, जोड़ दे रहे थे, किससे, एक चालक धातु तार द्वारा। ठीक है, तो हमारा जो परिपथ कंप्लीट हो रहा था वो कौन सा था, बाह्य परिपथ था। उसके बाद कुछ समय बाद देखा कि उनमें अभिक्रिया बंद हो जाती है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है यानी कि SO4- ज्यादा हो जाते हैं, एक तरफ हमारा Zn2 प्लस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो कुछ समय बाद वो अभिक्रिया रुक जाती है, यानी कि सेल अब वहां पर क्या करता है, कोई भी करंट हमें नहीं देता है। उसको दूर करने के लिए हमने एक लगाया था लवड़ सेतु। क्या लगाया था, लवड़ सेतु लगाया था। लवड़ सेतु का काम क्या होता है, जहां SO4 का था और इधर Zn2 प्लस का था, यानी कि इधर पे क्या था, इलेक्ट्रॉन की कमी, इधर पे क्या था, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो हमने जो लवड़ सेतु लगाया था उसका काम क्या था, दोनों सेलों में, किधर, दोनों सेलों में आयनों की उदासीनता को बनाए रखना। ठीक है, तो वो कौन कर रहा था, हमारा लवड़ सेतु। यहाँ तक हमने जाना था। ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा था, हमारा एनोड पे, और कैथोड पर क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था। एक सेल पे होने वाली अभिक्रिया को हम अर्ध सेल अभिक्रिया कह रहे थे, दूसरे अर्ध सेल पर होने वाली अभिक्रिया को हम अर्ध सेल अभिक्रिया कह रहे थे। जो दोनों को जोड़ने के बाद जो हमें अभिक्रिया मिल रही थी उसे हम क्या कहते हैं, सेल अभिक्रिया। क्या कहते हैं, सेल अभिक्रिया। तो चलो देखते हैं किस तरह से हम एक डेनियल सेल को बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, देखो कह रहा है इसमें एक बीकर में, ठीक है, पहले हमें क्या लेना है, एक बीकर लेना है, उसमें जिंक धातु, उसे हम क्या कहते हैं, जिंक धातु का जो हमारी छड़ होगी वो क्या होगा, जिंक का इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, जिंक धातु की छड़, छड़ को किसमें, Zn(SO4) के विलेन में, तथा दूसरे बीकर में कॉपर धातु की छड़, इसे हम कॉपर इलेक्ट्रोड कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, जिंक धातु की हम किसमें लेंगे, जिंक धातु की जो छड़ होगी उसको हम Zn(SO4) के विलेन में डुबोएंगे, और कॉपर धातु की छड़ को हम कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबो देते हैं।
जिन्हें अर्ध सेल कहते हैं। ठीक है, जब एक बन के तैयार हो जाता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, हाफ सेल कहलाता, अभी हमने पढ़ा था। अब कह रहा है एक अर्ध सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है, ऑक्सीकरण या अपचयन होता है। एक अगर आपको हाफ सेल दे दिया जाएगा, उसमें केवल हम ये जानते हैं या तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या इसमें क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा। पर हमें तब तक ये पता नहीं चलेगा कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है कि जब तक आपको उस मेटल के बारे में और उसमें भरे हुए सोल्यूशन के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर एनोड वाला हम इलेक्ट्रोड लेंगे तो हमें पता है कि एनोड पर क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, तो क्या होगा, एक अर्ध सेल में या तो ऑक्सीकरण हो रहा होगा या क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा। अब देखो, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको एनोड कहते हैं। ठीक है, तो जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या पढ़ रहे थे, एनोड पढ़ रहे थे। ठीक है, और जिस पर अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कैथोड कहते हैं। तो ऑक्सीकरण मतलब एनोड और अपचयन मतलब कैथोड। ठीक है, अब देखो, सेल में होने वाली दो अर्ध सेल अपक्रियाएं, सेल में अलग अलग अपक्रियाएं होती हैं। एक सेल अर्ध सेल कहलाता है, उसमें होने वाली अपक्रिया अर्ध अपक्रिया, अर्ध सेल अपक्रिया। दूसरे सेल में होने वाली वो भी हमारी अर्ध सेल अपक्रिया होती है। अब देखो, एनोड पर क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीकरण होता है, उसे एनोड कहते हैं। ऑक्सीकरण जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमने लिया था जिंक, क्या था, जिंक था, ये सॉलिड स्टेट में था। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये क्या बनाता है, ये बनाता है Zn2+ का, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर देता है, और ये एक्वस मीडियम में रहता है। हम कहते हैं इसका क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस है वो कहां पर होती है, एनोड पर और अर्ध सेल में होती है। दूसरा हमने पढ़ा था कैथोड, क्या है इसमें, जिस पर अपचयन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो अपचयन क्या था, जब ये जिंक अपने इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू इधर भेज रहा था कॉपर वाले रॉड की ओर, ठीक है, या कॉपर वाले इलेक्ट्रोड की ओर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे थे कॉपर की रॉड पे, और इस विलेन में जो हमारा Cu2+ भरा हुआ था, क्या भरा हुआ था, Cu2+ भरा हुआ था। ये Cu2+ इस वाले कॉपर की रॉड से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके और इस कॉपर की रॉड पर ठोस रूप में एकत्रित हो रहे थे। ठीक है, या डिपोजिट हो रहे थे। तो हमने क्या लिया था, Cu2+ था हमारे पास, ये किसमें था, विलेन में था, तो एक्वस मीडियम में रहा होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने त्यागे थे वो इसने कैप्चर कर लिए, यानी कि ग्रहण कर लिए, और इसने बना लिया Cu, ये ठोस अवस्था में पहुंच गया। ठीक है, तो हम कहेंगे इस पे क्या हो गया, इस पे हो गया हमारा रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। अब इन दोनों सेल रिएक्शन को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें एक रिएक्शन मिलती है, उसे हम कहते हैं सेल अपक्रिया। क्या कहते हैं, सेल अपक्रिया कहते हैं, या नेट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। और जब आप जोड़ेंगे तो इतना ध्यान रखना, जोड़ते समय दोनों रिएक्शंस में, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा हो या अपचयन हो रहा हो, उन दोनों रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर बराबर है तो कट जाएंगे, और अगर बराबर नहीं है तो पहले आपको इनमें से किसी में भी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़े, 2 से 4 से 3 से, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन हम यहाँ कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, Zn बचेगा, ZnS प्लस Cu2+, और ये एक्वस मीडियम में रहा होगा। इधर क्या बचेगा हमारे पास, Zn2+, ये एक्वस मीडियम में रहा होगा, प्लस Cus, ये सॉलिड में रहा होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सेल अपक्रिया। क्या कहते हैं इसको, ये हमारी होती है सेल अपक्रिया, सेल अभिक्रिया। और इसका एक नाम और होता है, या इसको कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसको 2 नामों से जाना जाता है, सेल अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 अपक्रियाएं हैं जो सेल में होती हैं, एक ऑक्सीडेशन होता है कि एक क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, तो पहले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, तो वहां पर पता चलेगा आपको इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, कह रहे कि 2 अर्ध सेलों को एक चालक धातु तार द्वारा वोल्ट मीटर और एक स्विच के माध्यम से बाहरी रूप से जोड़ देते हैं। अब हम क्या कर रहे थे, ये हमारा बन गए, दोनों सेल अपक्रियाएं हो रही हैं, इसमें ये हो रही है, इसमें हो रही है, तो हम बाद में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये चालक धातु का चालक तार है, और यहाँ पर क्या लगाते हैं हम, एक वोल्ट मीटर। क्या लगा देते हैं,
यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देते तो करंट को बताता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, उसके बाद देखो क्या है, दोनों विलयनों में आयनों की उदासीनता बनाए रखने के लिए लवण सेतु के माध्यम से आंतरिक रूप से जोड़ देते हैं। अब ये जो दो विलयन थे हमारे पास, ठीक है, चलो 2 विलयन थे, इन दोनों विलयनों में हमने देखा था क्या हो रहा था, यहाँ Zn2+ का बहुत सारा इकट्ठा हो रहा था, यहाँ SO4 2- का बहुत सारा इकट्ठा हो रहा था। इन आयनों की उदासीनता को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें एक लवण सेतु जोड़ देते हैं। ठीक है, और लवण सेतु में क्या भरा होता है वो हमने जान लिया अभी। अब देखो लवण सेतु होता क्या है, लवण सेतु इसमें भरा क्या होता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन लवण सेतु आखिरकार होता क्या है ये हमें जानना है। ठीक, तो यह एक यू आकार की होती है। ठीक है, यू आकार की कांच की ट्यूब होती है, यू आकार की कांच की ट्यूब होती है। अच्छा, इसमें भरा क्या होता है, हमने पढ़ा था इसमें क्या भरा होता है, जब हम पढ़ रहे थे सेल उसमें हमने बनाया था साल्ट ब्रिज। ठीक है, लवण सेतु, तो वहां पर लिखा था इसमें विद्युत अपघटय, ठीक, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, विद्युत अपघटय। जैसे आपका KCl हमने पढ़ा था, और KNO3 हो गया आपका, और NH4 और Cl। ठीक है, ये आदि क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे विद्युत अपघटय। ठीक है, साथ ही कुछ जेल, ठीक है, जो ना तो पूरी तरह से लिक्विड होते हैं ना ही पूरी तरह से ठोस होते हैं। ठीक है, जैसे जेली आता है छोटा सा एक बच्चे जिसको खाते हैं। ठीक है, तो जेल के रूप में जैसे आपका क्या होगा, जिलेटिन हो गया, क्या हो गया, जिलेटिन हो गया। ठीक, और आपका क्या हो गया, अगार का मिश्रण भरा होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो हमारा लवण सेतु है ये होता क्या है, ये एक कांच की नली होती है जिसका आकार कैसा होता है, यू की तरह होता है। ठीक है, अंग्रेजी शब्द यू के समान होता है। इसमें आपका विद्युत अपघटय जैसे आपका KCl हो गया आपका, और KNO3 हो गया, और आपका NH4Cl हो गया, ये कुछ विद्युत अपघटय होते हैं। इनके साथ साथ ये आपका कुछ जेली लाइक, ठीक है, जेली लाइक जिन्हें हम जेल कहते हैं, इसके समान इनका कुछ मिश्रण भरा होता है, किसमें, साल्ट लवण सेतु में। ठीक है, कैसे हम बना रहे थे लवण सेतु को, कैसे, इसमें जो क्या करता है, दोनों विलयनों में आयनों की उदासीनता को बनाए रखता है। किस तरह से उदासीन कर रहा था वो हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, तो दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहले आप क्या करेंगे, यहां तक नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे लवण सेतु के कार्य। ठीक है, क्या कार्य होते हैं लवण सेतु के, उनको हम जानेंगे। तो जैसे हमने डायग्राम बनाया था उसी समय कुछ कार्य आपको पता लग गए होंगे, जैसे कि लवण सेतु का काम क्या होता है, लवण सेतु जो परिपथ तैयार करता है, ठीक है, वो कौन सा परिपथ तैयार करता है, वो आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। ठीक है, और क्या करता है, दोनों विलयनों में या दोनों सेलों में ये क्या करता है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, तो बस 2 ही चीजें हमें यहाँ पर लिखनी है। नंबर 1 क्या लिखेंगे, यह है आंतरिक परिपथ पूर्ण करता है। पहली बात, आंतरिक परिपथ पूर्ण करता है। दूसरी बात हमने क्या जानी थी, दूसरी बात हमने ये जानी थी कि यह दोनों विलयनों में, ठीक है, या दोनों अर्ध सेलों में, दोनों अर्ध सेलों में क्या करता है, विद्युत उदासीनता। ठीक है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है।
तो ये दो बातें आपको क्या करना है, याद रखना है, बस ज्यादा सा आपको नहीं पढ़ना है ना याद रखना है। दो ही बातें, पहला क्या है आंतरिक परिपथ को कोड करता है, दूसरा क्या है हमारा ये दोनों अर्ध सेलों में विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का काम करता है। अब देखो होता क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जो हमारा सेल था, क्या था, जो हमारा सेल था विद्युत डेनियल सेल था, इसमें हमने ये लवण सेतु डालने की नौबत क्यों आई। ये हमारा एक इलेक्ट्रोड था, ये इलेक्ट्रोड था, इन दोनों को हमने क्या करा था, वायर द्वारा जोड़ दिया था। ये बाहरी परिपथ था, ये कौन सा था हमारा आंतरिक परिपथ था। ठीक है, ये जो डेनियल सेल होता है इसमें कुछ समय के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद अपक्रियाएं होनी बंद हो जाती हैं। ठीक, और अपक्रियाएं जब बंद हो जाएंगी तो ये क्या करेगा, हमें विद्युत ऊर्जा नहीं देगा। अब अपक्रियाएं बंद हो क्यों जाती हैं, क्योंकि एक सेल में क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। एक में क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो इसमें क्या बढ़ता है, इसमें Zn2+ आयनों की संख्या बढ़ती जाती है, तो बहुत सारे Zn2+ आयन हो जाते हैं। इसमें जो हमारा Cu2+ इसमें होता है, इधर से आते हैं इलेक्ट्रॉन दो और क्या करते हैं, इसको दो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है और ये क्या बना लेता है, Cu बना लेता है, और ये इस इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट होता रहता है, जमा होता रहता है। तो इसमें क्या बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है हमारा SO4 आयन। ठीक है, ये इसमें बढ़ रहे हैं और ये वाले हमारे इसमें बढ़ रहे हैं। तो अब ये चाहेगा, ये प्लस का है और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा, जैसे हमने पढ़ा था, ये इलेक्ट्रॉनों को आने नहीं देगा। तो इस समय क्या होगी, अब क्रिया बंद हो जाएगी। ठीक है, सेल कोई काम यहाँ पर नहीं कर रहा होगा। तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ SO2- के जाना है, यहाँ Zn2+ के जाना है। इसको पूरा करने के लिए या इसी उदासीनता को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें लवण सेतु लगा देते हैं। क्या करते हैं, लवण सेतु। अब ये लवण सेतु क्या करता है, इस लवण सेतु में जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, संबंधित अर्ध सेल को, ठीक है, किसको, संबंधित अर्ध सेल को धनायन और ऋणायन प्रोवाइड करता है। मान लो अगर इसको धनायन की जरूरत है तो इसको भी ये धनायन देगा, इसको ऋणायन की जरूरत है तो ऋणायन देगा। पर है क्या, इसके पास तो ऋणायन पहले से है, क्या है, ऋणायन है, तो इसको क्या देगा, ये जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है ये इसको क्या देगा, ये देगा इसको धनायन यानी कि प्लस का। तो मान लो अगर KCl है तो इधर पे क्या मिलेगा, इधर से यहाँ पर नीचे को क्या आएगा हमारा K+ आएगा और यहाँ पर क्या आएगा हमारा Cl-। तो ये Cl- Zn के साथ क्या बना लेगा, Zn2+ इसमें बहुत सारा है और बाहर से आया क्या Cl-। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, ZnCl2, क्या बना लेगा, ZnCl2। और इसमें जो प्लस के आयन है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, Zn बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर SO4 हमारे पास क्या है, SO4 इसमें कौन आ रहा है, इसमें हमारा K+ आ रहा है, क्या आ रहा है, K+, और ये बना लेगा K2SO4, क्या बना लेगा, K2SO4। तो इसमें इसकी सांद्रता कम होती जाएगी, इसमें इसकी सांद्रता कम होती जाएगी। अब ये सेल क्या करेगा, दोबारा से अपक्रिया करने लगेगा। ठीक है, अब ये अपक्रिया दोबारा से शुरू हो जाएगी और विद्युत का उत्पादन फिर से होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो था हमारा इसका लवण सेतु का काम। अब हम बात करते हैं डेनियल सेल की प्रतिवर्तिता। क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे डेनियल सेल की प्रतिवर्तिता, जिसे रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी। अच्छा, ये क्या होता है रिवर्सिबिलिटी, जो हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि जो हमारा डेनियल सेल होता है, क्या होता है, डेनियल सेल होता है, ये जो पोटेंशियल जनरेट करता है या ये जो हमें विद्युत देता है, ठीक है, वो कितना देता है, 1.1 वोल्ट का, कितने का, 1.1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें जनरेट कराता है। ठीक है, क्या, 1.1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हमें जनरेट कराता है। कब, जब इसमें Zn2+ और Cu2+ आयनों की जो सांद्रता है वो समान हो या कितनी हो, 1 मोलर या 1 मोल घन मीटर या डेसीमीटर। तब क्या होता है, ये जो हमारा सेल है ये हमें कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है, 1.1 वोल्ट का। अब ये जो डेनियल सेल की प्रतिवर्तिता है, मतलब ये किस तरह से परिवर्तित होगी, क्या इसमें चेंजेस होंगे, वो हमें यहाँ पर जानना है। ठीक है, तो मान लो अब हमने क्या किया, ये जो हमारा सेल है अब हमने इसको बाहर से, ठीक है, क्या करा, बाहर से हमने इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देना शुरू करा। इस वाले सेल को हमने बाहर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देना शुरू करा
तो होता क्या है वही हमें जानना है। एक इलेक्ट्रोड हमारा ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड हमारा ये हो गया, ठीक, ये दोनों जुड़े हुए हैं और यहाँ से जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हमें ये दे रहा है 1.1 वोल्ट का। कितने का, 1.1 वोल्ट का। अब हम क्या करेंगे, इस पर ये जो सेल है इस पर बाहर से पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, या इसको हम विद्युत ऊर्जा देंगे, तब क्या होगा। तो मान लो शुरू में ये जो हम बाहर से विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं इसको, ठीक है, ये जो हम बाहर से इसको विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है, ये हमने बैटरी लगा दी है, ये हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, ये लग गई बैटरी। एक तरफ धनायन होगा, एक तरफ क्या होगा हमारा ऋणायन होगा, ठीक है, एक तरफ धन ध्रुव होगा बैटरी का, एक तरफ क्या होगा ऋण ध्रुव होगा। जब हम इसको पोटेंशियल देना शुरू करते हैं तो मान लो पहले शुरू में कितना था हमारा 0.1 वोल्ट हो गया, फिर हमने कितना कर दिया 0.3 वोल्ट कर दिया। ऐसे जब हम धीरे धीरे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम बढ़ाते हैं धीरे धीरे, तब तक ये क्रिया क्या होती है, होती रहती है, ठीक है। कब तक होगी, जब तक ये बाहरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक सेल में ये क्रिया होती रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, नंबर 1, जब बाहरी विभव, ठीक है, ये क्या होता है हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, 1.1 वोल्ट से कम होता है, कितना होगा, कम होता है, ठीक। जब हमने देना शुरू करा इसको तो एकदम तो यहाँ पहुंच नहीं जाएगा, पहले 0.1, 0.2, 0.3 धीरे धीरे हम इसको इंक्रीज करते हैं। जब ये जो बाहरी पोटेंशियल है ये जो हम दे रहे हैं ये क्या है, इससे अगर कम है, ठीक है, इससे अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जिंक से कॉपर की ओर, जिंक से कॉपर की ओर, और क्या होगा करंट, ठीक है, करंट कहाँ प्रवाह करेगा, कॉपर से जिंक की ओर। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कब, जब हमने इसको बाहरी पोटेंशियल देना शुरू करा बैटरी के माध्यम से, तो इसका कितना है सेल का 1.1 वोल्ट। तो जब तक ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस सेल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ई एक्सटर्नल, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ई सेल। जब ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, तब ये जो सेल है इसकी अभिक्रिया रुक जाएगी। अभी क्या है, अभी ये हमारा कम है, ठीक है, तो जब ये हमारा कम है, एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या है, सेल के पोटेंशियल से कम है, ठीक है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारे जिंक से कहाँ जाएंगे, कॉपर की ओर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर जाएंगे और करंट हमारा कॉपर से कहाँ जाएगा, जिंक की ओर, ठीक है, तब तक हमें करंट मिलता रहेगा। तो पहली बात ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो ई एक्सटर्नल है, ठीक है, क्या है जो हमने इस पर अप्लाई किया है ई एक्स टी, ठीक है, ये कैसा हमारा कम है, कैसा है, कम है किससे, ई सेल से। और जब ये हमारा कम रहेगा तो क्या होगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ, जिंक से कॉपर की ओर, और करंट कहाँ, कॉपर से जिंक की ओर बहेगा, ठीक है, पहला केस। दूसरे की अगर हम बात करें, सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, अब हमने देखो इसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करा है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये जो बाहरी वाला, ठीक है, बाहर वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट भी तो होगा किसी समय। जब ये 1.1 वोल्ट होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि सेल के पोटेंशियल के बराबर जब ये हो जाएगा, तो ये जो अपक्रिया इसमें हो रही है, रिडॉक्स अपक्रिया, वो रुक जाएगी। अर्थात इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ना तो जिंक से कॉपर की ओर होगा और ना ही कॉपर से, ना तो कॉपर से जिंक की ओर होगा, और ना ही करंट आपका कहीं से कहीं फ्लो होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब बाहरी विभव, ठीक है, यानी कि ई एक्सटर्नल, ठीक है, क्या हो जाएगा 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाता है, तो ठीक है, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह
किसी दिशा में नहीं होता है, ठीक है, और ना ही विद्युत उत्पन्न होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये एक समय इसके बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसी से किसी दिशा में नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ई एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सेल। तब क्या होगा, हमारा करंट कहीं से कहीं नहीं बहेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बहेंगे तो करंट क्या बहेगा, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें, अब ये बराबर हो गया, अब इसको हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा। अब बाहर वाला जो हमारा विभव है वो क्या हो जाएगा, सेल के विभव से ज्यादा हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, जब, ठीक है, क्या लिखेंगे, जब बाहरी विभव, ठीक है, ई एक्सटर्नल क्या हो जाता है, 1.1 वोल्ट से अधिक हो जाता है तो, ठीक है, अब क्या होगा, तो ये जो हमारा सिस्टम है ये अब उल्टा काम करने लगेगा। किसकी तरह काम करने लगेगा, अब इलेक्ट्रॉन हमारे कॉपर से जिंक की ओर और करंट जिंक से कॉपर की ओर फ्लो करेगा, ठीक है, हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कॉपर से कहाँ जाएंगे, कॉपर से जिंक की ओर, और धारा किधर जाएगी, धारा हमारी बहेगी अब जिंक से कॉपर की ओर प्रवाह करेगी। अब ये सिस्टम हमारा हो गया उल्टा, ठीक है, और इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं विद्युत अपघटनीय सेल, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सेल, क्या कहते हैं इसे ही, यह इलेक्ट्रोलाइट सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट सेल कहलाता है। मतलब ये जो इसका एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, EXT, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, किससे, ई सेल से। जब ये ई सेल से ज्यादा हो जाएगा तो ये जो हमारा सिस्टम था, पहले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे थे, अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कब, किस केस में, ये जो हमारा है ये क्या है, कम है, किससे, ई एक्सटर्नल से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे किधर जाने लगेंगे, अब इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो किधर होगा, इधर, और करंट हमारा किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो इसके 3 केस बनते हैं, 3 डायग्राम बनते हैं इसके, ठीक है। अगर आप बनाना चाहें तो बना लीजिए। देखो पहले में हमने क्या लिखा था, फटाफट से, एक सिस्टम हमारे पास ये बन गया, ठीक है, और ये हमारा क्या है, लवर सेतु है, एक हमारा ये रहेगा। इन दोनों को हम जोड़ रहे थे किससे, एक चालक धातु तार द्वारा, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सेल का वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट, ठीक है, कितना होता है, 1.1 वोल्ट के बराबर होता है। अब हम क्या करें, इसको बाहरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दें, ठीक है, क्या करें, इसको हम बाहर से, ठीक है, इस तरह से एक हम बैटरी लगा दें इसमें, क्या करें, एक इसमें हम बैटरी लगा दें इस तरह से, ठीक है, ऐसे बाहर से हमने इसको बैटरी दे दी। अब बैटरी देने पर इसका जो बाहरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो एकदम तो यहाँ नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मान लो पहले कितना होगा, इससे कम होगा, ठीक है, क्या होगा, इससे कम होगा। तो EXT जो है वो हमारा कम है पहले किससे, ई सेल से। उस केस में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा और करंट का फ्लो इधर होगा, ठीक है। अब क्या होगा, हमने थोड़ा सा और बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद हमने ये कर दिया बढ़ाकर, तो इनको हमने फिर से जोड़ दिया है, और अब हमने क्या करा, इसको ये बैटरी लगा दी हमने इस तरह से। इसका भी कितना होगा, इसका भी जो हमारा 1.1 वोल्ट ही होगा, ठीक है, सेल का।
अब हम जब इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है, बाहरी इलेक्ट्रोड विभव जब धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये 1.1 वोल्ट के, ठीक है, यानी कि सेल के विभव के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ई एक्सटर्नल जो है वो हमारा बराबर है किसके, ई सेल के। जब बराबर है तो ना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा और ना ही आपका करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या है हमारी, आप चाहें तो इन तीनों बॉक्स को इसी तरह से बना लेना, ठीक। ये एक इलेक्ट्रोड है हमारा और एक इलेक्ट्रोड ये, इन दोनों को हम क्या कर रहे थे, जोड़ दे रहे थे। इसका भी कितना होगा 1.1 वोल्ट, और इसको भी हमने क्या करा, एक बाहर वाले सर्किट से जोड़ दिया, ठीक है, जिसको हम बैटरी कहते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये साइन बना लेना, कहीं छोटा कहीं बड़ा, ऐसे। इसका भी कितना होता है 1.1 वोल्ट। जब हम धीरे धीरे और बढ़ाएंगे तो जो ई एक्सटर्नल है वो हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा किससे, ई सेल से। जब ये ई सेल से ज्यादा हो जाएगा तो अब इसकी कहानी पूरी खराब हो जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी। अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो किधर होगा, कॉपर से जिंक की ओर, और करंट का फ्लो कब कहाँ होगा, ये हमारा क्या होगा, करंट। करंट कहाँ जाएगा, जिंक से कॉपर की ओर, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद अगर आप चाहो तो सेल नोटेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो उसको हम आगे पढ़ेंगे, और आज बस इतना ही जानेंगे। सेल प्रदर्शन एक छोटा सा टॉपिक है, उस पर अलग से हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलो।